नमस्कार, सुप्रभातम। साईं एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं वाक्य। वाक्य क्या है, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और उसकी विशेषताएं हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वाक्य की संरचना क्या है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहकर अपने मन के भाव दूसरों तक बताना चाहता है तथा उनके विचारों को सुनना जानना चाहता है। इसके लिए वो भाषा का सहारा लेता है। यह भाषा उनके मुख से शब्दों का वाक्यों के माध्यम से व्यक्त होती है। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। पुनः भैया बाल लोग सुनेंगे ध्यान से। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। इन्हीं सार्थक शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई भाषा है, यानी वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा लिखने या बोलने वाले के मन का आशय समझ में आ जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। इसके वाक्य गुण। वाक्य में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। तो देखिए क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहले नंबर 1 में आता है सार्थकता। वाक्य रचना के लिए जरूरी है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हो। उदाहरण, राम पार्क में खेलता है, मैं घर जाकर खाऊंगा, तो मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। दूसरा हो गया योग्यता। तो इसका मतलब है क्षमता। इसका अर्थ है कि शब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो उदाहरण जैसे हो गया, पवन पानी खाता है, पवन खाना खाता है। श्याम खाना पीता है, तो श्याम पानी पीता है। अब कहने का मतलब ये आ गया कि पवन पानी खाता है, निश्चित है कि पवन खाना खाता है, तो श्याम खाना पीता है। अब ये श्याम पानी पीता है, तो श्याम खाना पीता है, ऐसा तो शुद्ध नहीं होगा। श्याम पानी पीता है। अब आकांक्षा देखिए, इसका अर्थ हुआ इच्छा। इसका आशय है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। तो आकांक्षा क्या अर्थ ही होता है, इच्छा। तो इसका आशय अपने आप में पूरा होना चाहिए, इसमें कोई भी शब्द की कमी हो जाए तो अधूरापन लगता है। जैसे लड़के खाना है, अगर इस तरह कहेंगे तो अधूरा होगा, इसका पूर्ण अर्थ बोध नहीं होगा। तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, लड़के खाना खा रहे हैं। सैनिक लड़ है, तो यह भी अधूरा लग रहा है क्योंकि उसमें क्या होगा, सैनिक लड़ रहे हैं, तब जाकर के आकांक्षा पूरा होगा। इसके बाद अगला होता है वाक्य का जो अंग है, उसमें से है पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित पदक्रम में होना जरूरी है। पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। तो पदक्रम का मतलब क्या हो गया, वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित पदक्रम होना चाहिए। पदक्रम माना क्रमशः होना जरूरी है। अब सभी को पता होना चाहिए, जैसे इंग्लिश में करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है, तब ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो कर्ता के बाद कर्म आता है, कर्म के बाद ही क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण, ये पदक्रम है, ये जानना चाहिए। सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है क्योंकि सबसे पहले कर्ता का होना, कर्ता के बाद यहाँ कर्म तब क्रिया। देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। गाय का ताकतवर दूध होता है, तो गाय का दूध ताकतवर होता है। अब इसके बाद 5वां अंग जो है वाक्य, वो है अन्वय। इसका अर्थ होता है मेल। वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि में जो होना जरूरी है उसके बिना वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। तो इसके साथ तालमेल भी होना जरूरी है। तालमेल देखिए, जैसे मेरा देश में अनेक नदियाँ बहता हैं, यह क्या तालमेल सही है? इसको सुधारेंगे कैसे? मेरे देश में अनेक नदियाँ बहती है, ये तालमेल होना चाहिए। मेरा देश कहेंगे तो ठीक नहीं होगा, मेरा देश में अनेक नदियाँ बहता है। तो नदियाँ शब्द स्त्रीलिंग है,
तो उसके साथ बहना में क्रिया भी बहती होगा। और मेरा कहने पर यहाँ बहुवचन है, तो मेरे देश में अनेक नदियाँ बहती है। ये है आपका तालमेल। चूहे किताब कुतर गई, तो चूहे किताबें कुतर गए। वाक्य के अंग क्या क्या होता है, अब इस पर ध्यान रखना है, सभी ध्यान से सुनेंगे। अब हम वाक्य के अंग क्या क्या होता है। तो वाक्य की जो अंग है, तो वाक्य की संरचना के आधार पर इसके दो गो अंग होता है। ये जो मुख्य रूप से होता है, एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है, वाक्य का वह अंग जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य का वह अंग जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझना चाहेंगे तो देखिए, एगो चित्र यदि बनाते हैं, उसमें अगर यदि गर्दन को हटा दिया जाए और सीधे धड़ को नीचे छोड़ दिया जाए, तो गर्दन का जो हिस्सा, ऊपर का जो मस्तक का हिस्सा होगा वो उद्देश्य हो जाएगा, जिसके बारे वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। और बाकी जो धड़ होगा वो विधेय होगा। जैसे राम सो रहा है, यहाँ राम क्या हो गया, उद्देश्य। राजू खाना खा रहा है, राजू क्या हो गया, उद्देश्य। किसान फलों के पेड़ में लगाते हैं, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, यह किसान उद्देश्य है। जवान देश की रक्षा करते हैं, जवान उद्देश्य है। इन वाक्यों में अब हम ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आएगा, जिसके बारे में जो कहा जा रहा है वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो वाक्य का दूसरा अंग जो है वो विधेय है, जिसको प्रेडिकेट कहते हैं। पहला सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट। तो विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे देखो, करण खेल रहा है, तो खेलने के काम कौन कर रहा है, करण, तो करण हो जाएगा उद्देश्य। क्या कर रहा है ना, खेल रहा है, तो खेल रहा है विधेय है। इस तरह से चित्रकार चित्र बनाता है, तो चित्रकार उद्देश्य, तो चित्र बनाता है विधेय। चित्रा गीत गा रही है, चित्रा हो गया उद्देश्य, तो गीत गा रही है विधेय। मंजरी बस से शहर गई, तो मंजरी हो गया उद्देश्य, तो बस से शहर गई हो गया विधेय। इन वाक्यों में खेल रहा है चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर गई वाक्यों में विधेय है। वाक्य मुख्य भेद मुख्य रूप से वाक्यों के दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पहला बांटा गया है वाक्य का जो दो भाग है, क्या क्या बांटा गया है। पहला रचना के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब हम लोग यहाँ देखिएगा, अभी जो विधिवत है क्लास 10 का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर यदि चर्चा करें तो इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद पर विशेष फोकस किया गया है। हालांकि हम सभी पर दृष्टि अग्रसर कर रहे हैं, सब पर ध्यान दिलवा रहे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो यहाँ पर लिखा गया है, पाठ्यक्रम के अनुसार हम सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लिए होंगे, नोट भी कर लीजिए। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। फिर से एक बार सुन लीजिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब इन तीनों के बारे में अलग अलग से विधान से हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा क्या होगा, उसकी पहचान क्या है, देख लीजिए ध्यान से। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। सरल वाक्य के लिए क्या होना चाहिए, एक कर्ता और एक क्रिया। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। वर्षा हो रही है, अब यहाँ पर देखिएगा, तो वर्षा हो रही है, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य यहाँ वर्षा और विधेय क्या हो गया, हो रही है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो उद्देश्य क्या है, मोहन, और पतंग उड़ा रहा है क्या, विधेय। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, कहीं कहीं एक से अधिक क्रियाएं हो सकती है, इसलिए सरल वाक्य का ये ध्यान रखना है। रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वो फलों के लिए बाजार गया, राम खाना खाकर सो गया। अब दूसरा देखिए, सरल वाक्य आप सभी को याद हो गया होगा। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अपव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में और ध्यान रखिएगा, 2 वाक्य या वाक्यखंड, 2 वाक्य या 2 से अधिक वाक्यखंड जब किसी समुच्चय बोधक अपव्यय से जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये समुच्चय बोधक उपवाक्य क्या क्या होता है, इसको याद रखिएगा। समुच्चय बोधक अपव्यय जो होता है, किंतु, लेकिन, तथा, एवं, और,
इसलिए, या, एवं, तथा, ये सब जो होता है ये समुचय बोधक है। जहाँ भी इस तरह से आएगा, जैसे माँ बाजार गई और सब्जियाँ लेकर आई, यहाँ देखिए और लगा हुआ है, और क्या है, जोड़ रहा है। आप खाना खाएं और आराम करें, यहाँ पे देखिए और है। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, यहाँ पर या लगा हुआ है। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, इसलिए लगा हुआ है। तो अभी उदाहरण परिचय के लिए बताए थे, और, या, इसलिए, है ना, अवश्य, इस तरह से, अतः, तथा, किंतु, परंतु, ये सभी जो है संयुक्त वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य की पहचान दो उपवाक्यों के बीच से समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। मिश्र वाक्य के बारे में लोग आते हैं, तो इसके पहले दो जानकारी हो गया, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब आते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर से आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य क्या क्या होता है इसको देख लीजिए। फिर से परिभाषा याद रखिएगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके आश्रित कुछ उपवाक्य होते हैं। तो प्रधान उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो अव्यय से जुड़े होते हैं, तो क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। मिश्र की पहचान क्या क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ जैसे जैसा, तैसा, जो, वह, की, जो, सो, तो, की, जो, सो, तो, ज्यों, त्यों, ये सब व्याधिकरण जो होते हैं इससे जुड़े होते हैं। जैसे जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, यहाँ जैसे आ गया। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे जब हुआ, जब, तब, ज्यों, त्यों, जैसे, तैसे, ये सभी जो अव्यय के साथ जुड़े होते हैं वो जान लीजिए मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य होते हैं जो अव्यय से जुड़े होते हैं। जब राम आया तो श्याम चला गया। उस लड़के को बुलाओ लाओ जिसे काले जूते पहने हैं, जो काले जूते पहने हैं ना, जिसने काले जूता पहने हैं। तो यहाँ देखो, ये पहचान करने के लिए आप सभी को याद रखना है। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। उपयुक्त वाक्य में आश्रित और मुख्य उपवाक्य इस प्रकार से है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये सब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, मुख्य उपवाक्य में बिजली चली गई, तो यहाँ पर योजक क्या है, जैसे हम पढ़ेंगे तो, श्याम चला गया, इसमें से देखिए जड़, तो उस लड़के को बुलाओ जिसने, धूल उड़ने लगी, जब, तो, इस तरह पहचान योजक चिन्ह लगा रहता है। इसके बाद आपका देखिएगा आश्रित में है शाम हुई, जब नई कक्षा में दाखिला हुआ, ग्राम आया, काले जूते जो पहने हैं, आंधी आई। इस प्रकार से मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार संभव है। अब हम लोग जानकारी करेंगे जो आश्रित उपवाक्य होते हैं जो अधिकतर मिश्र वाक्य में प्रयोग होते हैं, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके आश्रित उपवाक्य लगे होते हैं। तो प्रधान उपवाक्य है और उसके आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। आश्रित उपवाक्य जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। 3 प्रकार से, फिर से सुनिएगा। आश्रित उपवाक्य जो है सो 3 प्रकार के, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या है, जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वह संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्रायः का प्रयोग होता है। एगो पहचान दिया है, संज्ञा उपवाक्य से पहले प्रायः का प्रयोग होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर आएगा, ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी, गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, पवन ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा। अब है विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। पहला पढ़ लिए संज्ञा उपवाक्य, दूसरा पढ़ रहे हैं विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे
जिसने कार्य नहीं किया वो खड़ा हो जाए। जो आदमी पढ़ाता है वो अवश्य आता है। यानी जो शब्द है जो से जो बनेगा, जिसने, जिससे, जिन्हें, जो शब्द का जो रूप आएगा, जिसने, जो, जिसने, जिसने, जिन्हें, तो जो जहाँ आ गया, जहाँ हम समझ लीजिए कि विशेषण उपवाक्य है। जो आदमी पढ़ाता है वो अध्यापक होता है। उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। तो जो से जिसने, जिनके, ये सब शब्द आता है। वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे। तो जो शब्द का जो रूप बदलता है, जो, जिनके, जिससे, जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया, जिन्हें, जिसे आप ढूंढ रहे हो तो चला गया। वह आम कौन सा है जो दशहरी है। इस प्रकार से क्रिया विशेषण, अब हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है। तो विशेषण उपवाक्य की पहचान हम लोग जान लिए कि जो शब्द लगता है, जो का जो रूप बदलता है, जिसने, जिससे, जिनके, इससे समझ लीजिए कि वो विशेषण उपवाक्य है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। पुनः सुन लीजिए, जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्यकरण आदि का द्योतक होते हैं। इन उपवाक्यों में जहाँ, जैसा, जब, ज्यों, त्यों आदि समुचय बोधक उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं। जब राम आया तो बारिश हो रही थी, यह कालवाचक हो गया। इसके बाद देखिए, यदि वो पढ़ लेता तो अवश्य ही अच्छा इंसान बनता, यह कार्यकरण का है। जहाँ तहाँ प्रधानमंत्री गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, स्थानवाची हो गया। जहाँ तुम रहते हो वहीं मैं रहता हूँ, ये भी रीतिवाचक हो गया, क्योंकि रीति परंपरा है। जैसा अध्यापक ने बताया बच्चों ने वैसा ही किया, काम किया, ये भी रीति है, यानी विधान है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी रीतिवाचक है। जितना तुम जानते हो उतना काम करो, ये भी कालवाचक है। अब हम लोग ध्यान देंगे वाक्य परिवर्तन में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन करते हैं। जैसे सरल है, सरल या साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना। सरल से मिश्र में कैसे परिवर्तन होगा? अब देखिए एक उदाहरण जिसे दिया गया है, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। सरल वाक्य है यानी साधारण वाक्य है। अब इसको मिश्र वाक्य यदि बनाना है तो क्या होगा? जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। देखिए, जो, सो, तो, ज्यों ही, त्यों ही, ये लगा देने से मिश्र वाक्य होता है। अधिकतर याद रखिएगा बच्चों लोग, यदि सरल वाक्य है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है तो इसमें की, जो, सो, तो, ज्यों ही, त्यों ही शब्द का लगा करके थोड़ा सा व्यवस्थित अर्थ को प्रयोग कीजिएगा तो हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, अब यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा होगा, छतरी वाले आदमी को बुलाओ। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। तो उसके पास, जिसके पास छतरी उसको बुलाओ। वो कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हुई। जैसे प्रधानाचार्य जी आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हुई। तो जैसे तैसे शब्द का प्रयोग हुआ। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। तो आया, अभी बताया था उदाहरण में कि, जो, सो, तो इसका प्रयोग करिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने का। तो सरल से संयुक्त में कैसे बदलेंगे? अब देखिए, आप बाजार, आप खाकर आराम करें, तो आप खाकर आराम करें सरल वाक्य यदि है, तो आप खाना खाएं और आराम करें। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए और आसान तरीका क्या है? इसमें समुचय बोधक शब्द जो है किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, जो, माने एवं, या, इसलिए, अतः का प्रयोग करने से आपको संयुक्त होगा। जैसे सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो यह क्या करना है? वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। इसके बाद आगे आता है, बादल घिरकर भी ना बरसे। बादल घिरे परंतु वर्षा ना हुई। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वो बाजार गया और उसने फल खरीदे।
रोहन कक्षा में रह कर के नहीं पढ़ा, रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं। तो यहाँ पर शब्द आ गया। इस प्रकार से कठोर बनकर भी सहृदय रहो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। निर्भय होने पर भी वो ईमानदार है, वो निर्धन है परंतु ईमानदार है। इस प्रकार से मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए जो उपाय है इसको देखिए। मिश्रित में से सरल करने के लिए क्या करेंगे, उसमें भी जो आश्रित वो जो उपवाक्य होते हैं उसको हटा करके काम करना है कि जो सो हटा दो। जैसे देखिए उदाहरण दिया मिश्रित में है, यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। इसको संयुक्त में कैसे करेंगे, आप घर आइए और बात कीजिए। मेरे पिताजी ने जो कुर्सी पर बैठे हैं, मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, ये हो गया मिश्रित में। तो वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। संयुक्त होगा तो संयुक्त में और, किंतु, लेकिन, तथा, परंतु लगा देने से आपको निश्चित रूप से होगा। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया, वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। अब है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य। ये भी तो और आसान है। मिश्रित से सरल वाक्य कैसे होगा, राम ने कहा कि वो निर्दोष है। इसको सरल कैसे बनाएंगे, राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। तो सरल बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, उसमें जो योजक शब्द होता है उसको हटा देना पड़ता है कि जो सो तो ये सबको हटा दो। इस प्रकार से मुझे बताओ कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था। आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताओ। कितना सुंदर हो गया सरल में। जब मुसीबत आए तो साहस बनाए रखना, मुसीबत आने पर भी साहस बनाए रखना चाहिए। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। मेरा विचार है कि आप फिल्म देखने चले, मेरा विचार आज फिल्म देखने का है। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में भी परिवर्तन करने का बहुत सा तरीका है। संयुक्त से यदि मिश्र करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें ध्यान रखिएगा। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, ये संयुक्त है, किंतु लगा हुआ है। अब इसमें मिश्रित क्या होगा, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। इस तरह से आप देखिएगा, बड़ा आसान तरीका से होगा। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बजी। तो मिश्रित में क्या करना या मिश्र में क्या करें, जैसे तैसे, की, जो, सो का प्रयोग। और संयुक्त में किंतु, परंतु, लेकिन, तथा का प्रयोग। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। इस प्रकार से सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम सब घूमने चले गए। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम सब घूमने चले गए। इस प्रकार से बहुत सा उदाहरण है, जिस उदाहरण के माध्यम से हम इसको और विस्तृत रूप से जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग एक बार मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और आप सभी से आग्रह भी होगा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह से नए नए चीज़ आप सबों के बीच प्रस्तुत करते रहूं। इस लॉकडाउन का अर्थात कोरोना से पीड़ित लोगों को देखने के बाद आप सभी जो चिंतित करते होंगे कि किस प्रकार से घर में रह कर के भी हम अध्ययन करें, इस निःशुल्क शिक्षण का आनंद लें और नए नए चीज़ों को सीखते रहें। धन्यवाद।